Namaste everyone. Hope all of you are well. Actually आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपका रिलेटेड है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रेगुलर और इरेगुलर शेप्स दोनों के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। उस समय अगर मान लीजिए उस वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो ये कंसेप्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड स्पेशली ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहले है क्या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये 3 लेटर्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। और हम लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई भी एलिमेंट है उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है हर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं करता है। हाँ, जिनके लास्ट सेल में 1 2 3 4 है कर लेते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा जिनका है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को कितने पार्ट में बांट दिया गया, 2 पार्ट में। एक पहला जो है हमारा वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो है हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली डिस्क्राइब करेगा हमारा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। The shape of the molecule is based on the valence cell electron pairs। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स होंगे, चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो या बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर होते हैं उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख दीजिए, वो हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब आ जाइए आप सबसे पहले कि ये जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ये डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, हर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जैसे मान लीजिए इस लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट सेल में 5 है, तो ये 5 के 5 क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूसरे तरफ भगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन, इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लिविस स्ट्रक्चर के बाद स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा था। सिज्विक और पोवेल ने 1940 में, सिज्विक और पोवेल साहब ने 1940 में इसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन मेन जो साहब ने थ्योरी दिया था वो 2 साहब थे, उनका नाम था, एक का नाम था जिलिप्सी और दूसरे का नाम नाइलोन था, जिन्होंने 1957 में ये वैस्पर थ्योरी दिया था। वैस्पर थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पहला पॉइंट जो है ये है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब सेंट्रल एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन बेस्ड है, ये सबसे पहला पॉइंट है इनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का सबसे फर्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये उसके ऊपर में बेस्ड है। दूसरा पॉइंट जो है इनका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने से रिपल्शन प्रोसेस डेवलप होगा। तो ये जो रिपल्शन करते हैं वैलेंस सेल एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं, तो निगेटिवली चार्ज का क्लाउड क्या होगा, एक तरफ चला जाएगा। सारा निगेटिव चार्ज का क्लाउड क्या होगा, एक तरफ
चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका, these pairs of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and maximize the distance between them। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है ये कहाँ पे स्टेबल होगा, जब इनका रिपल्शन जिस जगह पे बहुत कम होगा। बहुत कम कहाँ पे होगा, जो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आपस का जो डिस्टेंस है अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्राउड है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, तो इन दोनों का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा, जिस कारण से वहाँ पर वो अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। द वैलेंस शेल is taken as a sphere, the electron pairs localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another। वही है कि आप जानते हैं कि एटम का स्पेस जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, और इलेक्ट्रॉन आपस में जितना दूरी बना करके रहेगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल है। जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर, as the electron come closer the maximum repulsion develop। नेक्स्ट पॉइंट है द मल्टीपल बॉन्ड इज क्रिएटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दो एटम के बीच में, जैसे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड है, राइट। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये कब होता है, जब ये इनका एक इलेक्ट्रॉन और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन दोनों का रिपल्शन कम होगा, तब जा करके ये इसके सेंट्रल से अटैच, ये इसके सेंट्रल न्यूक्लियस से अटैच, तब जा करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के इस न्यूक्लियस के इसके दो इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस से इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो समझ में आया। तो ये जो है डिपेंड करेगा हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब सबसे बड़ा जो इसका थ्योरी है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्स है उसमें रिपल्सन कैसा होगा। मतलब जो आप देख रहे हैं 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रहेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रह सकते हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा जो होगा वो होगा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच में जो रिपल्शन है, याद रखिए ये लोन पेयर LP जो है जिसका मतलब है लोन पेयर, इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन है। पूछ सकते हो क्यों रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड में पार्टिसिपेट ये करेंगे, इनसे कोई बॉन्ड बनने वाला है नहीं, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक जगह रहते हैं, तो उन लोगों का जो है इलेक्ट्रॉन जितना क्लोजर आएगा एक दूसरे का सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। इसीलिए लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में है और दूसरा लोन पेयर, वहाँ पे थोड़ा कम रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर। इस वर्ड को याद रख लेना, लोन पेयर ये मैक्सिमम रिपल्शन, यही कंसेप्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। अब हम लोगों को शेप डिटरमाइन करना है। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया भी था रेगुलर और इरेगुलर शेप में किस तरह के शेप फॉर्मेशन होते हैं, जैसे लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, जिसमें अब मान लीजिए ऐसे एटम्स हैं जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सबसे पहले कैसे डिटरमाइन होगा, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों का जानना बहुत जरूरी। एक सेंट्रल एटम, कौन सा एटम जो है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम में अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर देंगे, ये आपको रेगुलर ज्योमेट्री देंगे। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब रेगुलर शेप्स देंगे। रेगुलर ज्योमेट्री हम लोग को इसका निकालना होगा, कैसा निकालना होगा, रेगुलर ज्योमेट्री। हाँ, और जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
तो यहाँ पर ये जो शेप देंगे वो शेप हो जाएगा इरेगुलर ज्योमेट्री। कैसा? इरेगुलर। तो आपने देख लिया किस तरह से सेंट्रल एटम, अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सेंट्रल एटम के पास तो हमारा रेगुलर ज्योमेट्री, और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो इरेगुलर ज्योमेट्री। अब आप लोग पूछ सकते हो सर कितने लोन पेयर रहेंगे तो कैसा शेप, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो सारा डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर लोन पेयर नहीं रहेगा, बॉन्ड पेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये सीरियल नंबर है आपका, सीरियल नंबर, अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे, कितने? 2 रहेंगे, तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी वो मैं बताऊंगा। अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे तो इनका ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल्स कैसा होगा, याद रखिएगा, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल दोनों ज्योमेट्री एंड। तो अगर हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा 2 है तो लीनियर होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर, और एंगल कितना होगा 180, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल है ही नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सिर्फ दोनों स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। तो हमारा बॉन्ड पेयर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये लीनियर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये 120 डिग्री का फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए 4 बॉन्डिंग पेयर्स है, 4 बॉन्डिंग पेयर्स जो है ये हम लोगों को ट्राइगोनल टेट्राहेड्रन का बनाएगा। सबसे पहले टेट्राहेड्रन कैसा बनाएगा, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन जिसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, याद रखना। अगर मान लो 5 बॉन्ड पेयर्स है तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो पता है तुमको कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का एंगल कितना होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का एंगल या तो 90 डिग्री होगा, नहीं तो 120, 90 या 120, याद रखना। अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को ये क्या है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए तो किस तरह का शेप बनेगा, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए तो किस तरह का शेप बनेगा, ये सारा उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। अगर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रन, कैसा, ऑक्टाहेड्रन, और ऑक्टाहेड्रन में 90 डिग्री आएगा। और लास्ट है हमारा, अगर 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 7, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था, और इसका एंगल जो है 72 डिग्री, अदरवाइज 72 डिग्री या फिर 90। तो ये जो मैंने तुम्हें ज्योमेट्री बताया है ये स्पेशली है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में मैंने तुमको बताया है कि सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये किस तरह का ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा ये किस तरह का मॉलिक्यूल टाइप होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। और उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा ज्योमेट्री होगा, हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्री, या फिर कैलकुलेट द ज्योमेट्री ऑफ कोई मॉलिक्यूल दे दूंगा, उसका कैसे ज्योमेट्री निकालना है, वो सारा फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिखा है तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रहे कि आखिर रेगुलर टाइप ज्योमेट्री कैसा होता है, राइट। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है इरेगुलर ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री है,
इरेगुलर ज्योमेट्री। अभी तक तुमने देखा है रेगुलर ज्योमेट्री, ये रेगुलर ज्योमेट्री का। अब इरेगुलर ज्योमेट्री में कैसे लिखना है, ये जो था रेगुलर ज्योमेट्री का। क्यों रेगुलर ज्योमेट्री? क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। लेकिन अब जो देखोगे इनके सेंट्रल एटम के पास या तो एक या एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो अगर इनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल टाइप में सबसे बता दूंगा सबसे पहले कि सेंट्रल एटम के पास या तो एक या एक से ज़्यादा, दो, तीन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगा। कैसा बनेगा? इरेगुलर ज्योमेट्री। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इरेगुलर ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल टाइप बता देता हूँ, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल टाइप, मॉलिक्यूल टाइप में बता दूंगा। ये मॉलिक्यूल टाइप से आपको पता करना है ए, बी और ई। ये ए का मतलब हो गया सेंट्रल एटम, ए का मतलब सेंट्रल एटम, बी का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बी का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब लोन पेयर। समझ में आ गया? ए बी ई टाइप। तो अगर मान लो मैं ए बी ई लग रहा हूँ तो मतलब ये एक सेंट्रल एटम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मेरा मॉलिक्यूल टाइप ए बी टू ई, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी टू ई का मतलब क्या हो गया? एक सेंट्रल एटम है, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मान लो एक सेंट्रल एटम ए हो गया, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? या तो बेंट बनेगा नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर। जनरली ट्राइगोनल प्लेनर जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो शेप एंड स्ट्रक्चर होगा तो पूछेगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो इसकी ज्योमेट्री मैं सीधा सीधा यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को खाली याद रख लेना है कि इसकी मैं ज्योमेट्री बता देता हूँ। यहाँ पे मॉलिक्यूलर टाइप और यहाँ पर ज्योमेट्री कैसे बनेगा वो लिख लेना है। ओके, ज्योमेट्री, शेप एंड ए बी टू ओ में शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ज्योमेट्री हमारा बेंट टाइप का बनेगा। ओके, दूसरा, अब देखो यहाँ पर एक सेंट्रल एटम, दो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स था। अगर मैं तीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर करूँ, मतलब ए बी थ्री ई, थ्री बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक हमारा लोन पेयर, तो ये टेट्राहेड्रल शेप फॉर्मेशन करेगा जब। लेकिन इसका अगर आप पूछोगे कि शेप कैसा होगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिड। कैसा? ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। लेकिन इसका जो शेप होगा ना, ये ज्योमेट्री है आपका, याद रखिएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन शेप जो है इसका टेट्राहेड्रल टाइप का बनेगा। तो अगर आपको शेप लिखना है तो शेप भी यहाँ पे लिख लीजिए, शेप इसका टेट्राहेड्रल टाइप का बनेगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, राइट। अगर मान लीजिए अब जो है मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा हूँ, मतलब ए बी टू इक्टू, ए बी टू इक्टू, बी का मतलब दो बॉन्ड पेयर और ई का मतलब दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो कैसा शेप एंड स्ट्रक्चर होगा? ये भी टेट्राहेड्रल बनेगा। कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा, लेकिन इसका ज्योमेट्री जो होगा याद रखना बेंट होगा। कैसा ज्योमेट्री होगा? बेंट होगा। लेकिन अगर मैं फोर्थ टाइप करूँ, ए बी थ्री ई टू, मतलब तीन बॉन्डिंग या चार बॉन्डिंग, मानो चार बॉन्डिंग, ए बी फोर और ई वन। ए बी फोर ई वन का मतलब क्या हो गया? एक सेंट्रल एटम, चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, चार है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और सीसॉ स्ट्रक्चर।
कैसा, सीसॉ स्ट्रक्चर, याद रख लेना इस चीज को। अगर मान लो ये सब मॉलिक्यूल टाइप है, मैंने जो लिखा है वो सब क्या है, मॉलिक्यूल टाइप है। यहाँ पर A B4 लिखा, अगर मान लो सेम A B3E2, तो इसमें भी 5 मॉलिक्यूल 5, तो अगर 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप, टी शेप ज्योमेट्री, टी शेप जैसे होता है उसी तरह। अगर मान लो अब जो दो लास्ट के दो बचे हुए हैं, इसमें सबसे पहले तुमने क्या देखा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब जो है 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, AB5E1, मतलब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और जो लास्ट होगा B4E2, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इस स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल जिसमें 1 लोन पेयर होगा, स्क्वायर पिरामिडल, और जिसमें 2 लोन पेयर होगा वो स्क्वायर प्लेनर। और कोई पूछेगा इसका ज्योमेट्री कैसा, तो याद रख लेना ये जो है, मतलब ये ज्योमेट्री है, और इसका शेप जो है, इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री जो है इसका कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिड। तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था आप लोगों को। बस याद रखना क्या है, इधर कोई लोन पेयर नहीं है, और इधर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं होगा तो रेगुलर ज्योमेट्री, अगर लोन पेयर होगा तो इरेगुलर ज्योमेट्री। इतना आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो मेन है, हाउ टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, आज का जो मेन टॉपिक है वही है, हाउ टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे पता करोगे कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ट्राइगोनल है, प्लेनर है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, कैसे है, कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला बताने वाला। सबसे पहले इसको नोट कर लो, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हेडिंग आप लोग ले लीजिए, हाउ टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हेडिंग दो, हाउ टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट the valence electron of central atom। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम फाइंड करना है, ओके। दूसरा है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ऐड नंबर ऑफ अदर एटम्स विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐड नंबर ऑफ अदर एटम्स with valence electrons। अगर कोई आयन है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयन है, तो उसके लिए भी बता देता हूं, ऐड इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, ऐड इफ नेगेटिव चार्ज, और subtract if positive।
मतलब सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है सेंट्रल एटम का, उसके बाद आपको जितने भी अदर एटम्स हैं उनके साथ जो भी, अब मान लो AB2 है तो 2 बॉन्डेड एटम्स, तो वो बॉन्डेड एटम्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ देना है। अगर उसके ऊपर में निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट। अब उसको n, अब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू n/2, ठीक है। अब जो आपका n/2 का वैल्यूज आएगा, जो भी n/2 का वैल्यू अगर 2 आया, 4 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 6 आएगा, 7 में। अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वैल्यू n/2 की वैल्यू 2 से लेकर के 6 तक आएगी, तो उनका शेप स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ। इफ n/2 मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इफ n/2 इज इक्वल टू, अगर 2 आएगी, अगर n/2 की वैल्यू 2 आएगी तो इसमें याद रख लेना सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा? लीनियर। इफ n/2 इज इक्वल टू 3, तो 3 जो आएगा तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, ट्रायंगुलर, प्लेनर और एंगुलर, जिसको बेंट आप लोग कहते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर, इसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहा जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और दूसरा जो है लोन पेयर वाला बेंट, ठीक है। अगर n/2 की वैल्यू 4 आए तो इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कौन कौन से? ट्राइगोनल, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल और एंगुलर। कौन कौन सा? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल और एंगुलर। टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, पिरामिडल। और एंगुलर। ये अगर n/2 की वैल्यू 4 आई, अगर n/2 की वैल्यू 5 आई तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा पता है आपको? इसमें आपको 4 तरह के स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इरेगुलर, टेट्राहेड्रल, टी शेप और एक जो है आपका लीनियर भी, लीनियर, टी शेप, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और इरेगुलर टेट्राहेड्रल। समझ में आया? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इरेगुलर, टेट्राहेड्रल, तीसरा जो है ये आपका टी शेप बनेगा और लीनियर बनेगा। टी शेप एंड ली, टी शेप और ली। ये अगर n/2 की वैल्यू 5 है। अगर n/2 की वैल्यू 6 आएगी तो आप लोग जानते ही हैं, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल। कैसा? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर कैसा? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रख लेना है n की वैल्यू, अगर n/2 की वैल्यू 6 आएगी। अब जैसे मान लो कोई भी एटम्स मैं तुमको दे रहा हूँ, जैसे BF4 सबसे पहला एटम, फर्स्ट एग्जांपल BF4-। चलो इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तुम्हें निकालना है। तो बोरन, बोरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोरन कौन से ग्रुप का एटम्स है? 13 ग्रुप का, मतलब वैलेंस शेल 3 होंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने हैं? 4, 3 + 4। नंबर ऑफ अदर एटम्स, निगेटिव चार्ज कितने हैं? निगेटिव चार्ज 1 है। तो n कितना हो जाएगा? n = 3 + 4 + 1 = 8। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे?
नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू m/2 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 4 बॉन्ड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, एंगुलर। तो इसमें देखना है तुमको कि लोन पेयर तो है नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। बोरॉन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, टोटल 4 बॉन्ड होंगे 1 2 3 4। ये रहा फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर BF4-। अगर आप लोगों को सीधा सीधी लिखना है ब्रैकेट के अंदर में तो इस तरह से लिख देना बोरॉन, फ्लोरीन 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन, बिग ब्रैकेट बना करके ऊपर में निगेटिव चार्ज B4। समझ में आया या नहीं आया? इस तरह से आप जो है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं 2-4 एग्जांपल्स और बताऊंगा तब जाकर के ये कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट? एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लेना चाहते हैं, नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो नोटबुक में लिख लीजिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। चलिए BF3 का बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, BF3, हाउ टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। ओके, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बता सकते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोरॉन का? 3। नंबर ऑफ अदर एटम्स, ये फ्लोरीन 3 है मतलब 3, कोई चार्ज नहीं है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू n/2 मतलब 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब बोरॉन के साथ 3 बॉन्ड हुए तो 3 बॉन्ड्स होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? या तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा या बेंट बनेगा। बेंट कब बनेगा? जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं तो सीधा सीधी कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल टाइप का, राइट? तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यस और नो। चलिए अमोनिया का देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन रहेगा। अमोनिया NH3 बनेगा, ये BF3 था, ये NH3 था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5। नंबर ऑफ अदर एटम्स 3, कोई चार्ज नहीं है तो n हो जाएगा 5 + 3 = 8, राइट? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स n/2 8/2, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 हो गए, राइट? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 हो गए। 4 बॉन्ड कहाँ से होगा? तुम अब यहाँ पे दिमाग लगाओ। 4 बॉन्ड जो होगा n यहाँ पे डालना है, हमारे पास 3 ही हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर है। ये लोन पेयर वाला जो बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 4 होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा? या ट्राइगोनल पिरामिडल होगा? याद रखना, देखो क्योंकि जब n/2 की वैल्यू 4 होगी, टेट्राहेड्रल कब होगा? जब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा टेट्राहेड्रल, अगर होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बस याद रखना है। ट्रायंगुलर पिरामिडल, नॉट प्लेनर, ट्रायंगुलर पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये जो स्ट्रक्चर है आपका अमोनिया का, इस तरह का। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना हो तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लोग या नहीं कर सकते? चलिए, अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेडिक्ट करना होगा तो क्या करोगे बताओ? H2O। H2O का प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ H2O। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ अदर एटम्स 2, चार्ज वाज है नहीं तो n बराबर 6 + 2 = 8, राइट?
n/2 कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 4। कौन कौन सा? अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन है, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ इधर हाइड्रोजन, ये जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, किस तरह का ये शेप एंड स्ट्रक्चर। और देख लो अगर n/2 की वैल्यू 4 आएगी या तो टेट्राहेड्रल, अगर लोन पेयर नहीं होगा तो लोन पेयर होगा तो ट्रायंगुलर पिरामिडल और एंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिडल तो होगा नहीं, देख लो क्योंकि दो लोन पेयर है, तो ये जो है एंगुलर बनेगा, जिसको हम लोग कैसा शेप ज्योमेट्री है ये एंगुलर है। इसका है इसी का दूसरा नाम जो है बेंट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग? बेंट स्ट्रक्चर। एंगल बनाना है, एंगुलर स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब दूसरा तुम लोग निकाल के बताओ तो PCl5 का। PCl5 पॉज करो वीडियो को और वीडियो को पॉज करके PCl5 का निकालो, फिर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को PCl5 का। चलो PCl5 का बनाया तुम लोगों ने, चलो अब मैं बताता हूँ। PCl5 फास्फोरस सेंट्रल एटम है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ अदर एटम्स 5, कोई चार्ज नहीं है तो n बराबर कितना हो गया 5 + 5 = 10। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा n/2, 10/2 = 5। अगर n/2 का वैल्यू 5 आएगा तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, टी शेप और लीनियर। ठीक है तुमको? अगर n/2 की वैल्यू 5 आएगी 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनेगा। अब तुमको पता लगाना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देख लो यहाँ पर एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास यहाँ पर बचा हुआ, क्योंकि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर इसके हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होते हैं बता देता हूँ। ये फास्फोरस हो गया 1 2 3, ये ट्राइगोनल हो गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसका एक ट्रायंगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर बना लो और इसके ऊपर में 2 4, ये ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड 2 है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, राइट। तो इस तरह से आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में कोई मॉलिक्यूल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये मॉलिक्यूल्स का नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर इसका बता दीजिए। तो कोई भी मॉलिक्यूल का अगर तुम्हें ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और एटम्स देता हूँ। ClF3 अब बनाओ, अब पता चलेगा तुम्हें। थोड़ा हार्ड पे जाओगे तो पता चलेगा कि इजी पर थे तो इजी में क्या होगा। इजी वेरी इजी हो जाता है। थोड़ा हार्ड बनाओगे तो पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस खाली याद रखना है कैसे प्रेडिक्ट। ClF3 सेंट्रल एटम कौन सा होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ अदर एटम्स 3, n की वैल्यू 7 + 3 = 10, n/2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स 10/2 = 5। 5 बॉन्ड्स बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड्स। n/2 की वैल्यू 5 है तो अगर 2 लोन पेयर होगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है। क्लोरीन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा पता है? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर देख लो, क्योंकि 2 लोन पेयर बच जाएगा। 3 मतलब सीधा समझ जाओ 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 जो है बॉन्डेड है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम रिपल्शन होगा। कोई भी पूछेगा अगर तुमको कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर टी शेप बनेगा। टी शेप
टी शेप कहने का मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दोनों जो है लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो एक तरह से तुम लोग बोलोगे सर ये ट्रायगोनल पिरामिडल का स्ट्रक्चर आप बता रहे हो, राइट, पूछ सकते हो। लेकिन ये जो मैंने ड्रॉ किया ये जो है तुमको दिखाना पड़ेगा इससे और ऐसे, तो यही है तुम्हारा टी शेप स्ट्रक्चर। कैसा कोई पूछेगा तुमको व्हाट इज द, लेकिन 3 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, पूछेगा तुमको कौन कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, तो यही 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तुम लोग देख लो। n/2 अगर 5 होगा, इरेगुलर टेट्राहेड्रल टी शेप और लिनियर। तो सबसे पहले इरेगुलर टेट्राहेड्रल टी शेप और सिंस इट इज टी शेप, याद रख लेना ये कैसा शेप है, टी शेप, ओके। फ्लोरीन इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर 2 लोन पेयर रिपल्शन में 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। 2 लोन पेयर है, तो फिर अगर 2 लोन पेयर आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, बॉन्ड पेयर आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। It is not possible to predict the geometry of trigonal bipyramid, right? Trigonal bipyramidal का geometry predict करना possible नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं T shaped या irregular tetrahedral T shaped, याद रखना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, T shaped। What is the geometry of ClF3 T shaped? बस खाली निकालने का प्रोसेस आना चाहिए और ये याद रखना चाहिए, बस ये याद रह गया तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा। चलो SF4 का बनाओ, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, चार्ज वाला लगा दो कुछ, बोलो अगर चार्ज वाला लगाना है। चलो नेक्स्ट में चार्ज लगाऊंगा, अभी फिलहाल इसमें सेंट्रल एटम होता है सल्फर। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। नंबर ऑफ अदर एटम्स, हाँ एक चीज याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, इस चीज को याद रखना। नंबर ऑफ अदर एटम्स पहले कितने हैं, 4। टोटल कितना हो गया, n = 6 + 4 = 10। बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, n/2 10/2 = 5। अगर n/2 की वैल्यू 5 आएगी तो कौन सा स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इरेगुलर टेट्राहेड्रल टी शेप नहीं है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ये कहाँ पर होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर होगा, याद रख लेना, अगर जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सेंट्रल एटम के पास तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर होगा तो इरेगुलर टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर होगा टी शेप, 3 लोन पेयर होगा लिनियर। समझ में आया? तो अब देख लो यहाँ पर कितने लोन पेयर, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो इसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो एक लोन पेयर में इरेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं, रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होता है वो इस तरह का आता है, 1 2 3 4। ये ज्योमेट्री जो होगा ये होगा रेगुलर टेट्रा, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो होगा इरेगुलर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर के पास लोन। अब 3 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1 2, ये आप ऊपर नीचे जो है सल्फर रहेगा, 1 3 4 और इधर जो है लोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 फ्लोरीन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सर ये कैसे बनेगा, जरा बना के दिखाइए हम लोगों को, कैसे पता नहीं चल रहा। नो, ये जो लोन पेयर है वो कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, राइट। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इस पे आ जा रहा है, ये जो है इसी को कहा जाता है इरेगुलर टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया? SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इरेगुलर टेट्राहेड्रल। चलो अब एक जो दे रहा हूं मैं,
ये थोड़ा तुम लोगों को I3 माइनस, अब चार्ज वाला एक बना लो, एक दो चार्ज वाला बना लो, फिर तुम लोगों को पता चले। I3 माइनस, ये बहुत ही कंफ्यूजन है। I3 माइनस बोलोगे सर इसमें तो तीनों एक ही एटम है, तो सेंट्रल एटम आयोडीन हो गया, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ अदर एटम्स 2 हो जाएंगे, राइट। चार्ज हमारा 1 हो गया -1, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 7 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, n/2 हो जाएगा 5। n/2 जब 5 होगा इरेगुलर, और क्वेश्चन यहाँ पर है कि कितने लोन पेयर है। तो मैंने तुमको बताया था, अगर नो लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिड, एक लोन पेयर इरेगुलर टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर। आयोडीन है हमारा, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6। देखो ये जो मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से देखना, अदरवाइज तुम लोगों को मैं एक और तरीका बता दूँ। सबसे पहले तो आयोडीन आयोडीन कनेक्ट कर दो, इसके साथ एक आयोडीन, इसके साथ एक आयोडीन, तो 2 आयोडीन हो गए, इसके 2 बॉन्ड पेयर शेड हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल हमको इसके बीच में बना देना है, और इसको ऐसे करो, नहीं होता है ना, इसको जो है यहाँ पर 2 2 4 2 6 7, पता चला। और ये एक जो माइनस चार्ज है, इसको क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर करना है, ये टोटल का माइनस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। बस लीनियर में दिमाग में कितना रखना है खाली, अगर 3 लोन पेयर है तो लीनियर, 2 लोन पेयर है टी शेप, 1 लोन पेयर है इरेगुलर टेट्राहेड्रल, एक भी लोन पेयर नहीं है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। तो इस तरह से आप लोग ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो। और भी 2 एग्जांपल या हो जाएगा। चलो लास्ट कर लो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और SF6 का मुझे ज्योमेट्री बना करके दिखाइए कि SF6 का ज्योमेट्री कैसा हो। SF6 2 दे रहा हूँ, SF6 और IF7। चार्ज भी दे दूँ कि नहीं दूँ? चलो ले दो बिना चार्ज का। ये दोनों फटाफट आप लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और बना करके दिखाइए कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर। किया था आप लोगों ने वीडियो पॉज, बनाया था। चलो अब मैं बना करके दिखाता हूँ। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ अदर एटम्स 6, टोटल n is equal to 6 plus 6 12, n/2 12/2 अगर n/2 की वैल्यू 6 होगी तो 3 बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेन है स्क्वायर। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये रहा सल्फर, टोटल इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो गया ये, SF6 का ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। चलो IF7 लास्ट है हमारा, IF7।
आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी 7, नंबर ऑफ अदर एटम्स 7, टोटल n इज इक्वल टू 7 प्लस 7 14, n/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। अगर n/2 की वैल्यू 7 हो तो कैसा स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, याद रख लेना। अगर n/2 की वैल्यू 7 होगी, n/2 की वैल्यू अगर 7 होगी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ठीक है। अब बनाओगे कैसे, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आयोडीन टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब सबसे पहले ये हो गया पेंटागोन, और ये जो है हमारा बाइपिरामिडल, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये था हमारा हाउ टू कैलकुलेट द प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मुझे आशा है ये 4 अगर आपको आ गया और ये पूरा आपको अगर लर्न है तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ऑफ द मॉलिक्यूल निकालना डिफिकल्टीज नहीं होगी आपको, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप आप इजीली निकालोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं अच्छा लगा हो, कुछ शेप नहीं निकालने आ रहा तो उसका कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।